तो हेलो, वेलकम टू माय चैनल, जहां पर हम कर रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी को सॉल्व। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि मैंने इससे पहले 3 लेक्चर और कंप्लीट कर दिए हैं चैप्टर फर्स्ट के, जो कि है द ओरिएंटिंग योरसेल्फ। और अगर आपको पहले से पता था तो आप जरूर कमेंट में नेम लिखना कि चैप्टर का नेम क्या है, और मुझे ये भी बताना कि पढ़ाई कैसी चल रही है। ये कई चैप्टर कहीं बोरिंग तो नहीं लग रहा है, या फिर इसके आगे आने वाले चैप्टर कहीं टफ तो नहीं लग रहे या फिर बोरिंग लग रहे, सब कुछ मुझे बताना। तो हम आ गए आज लेक्चर 4 पे, जहां पर हम करने वाले कंटिन्यू। जो हमने लास्ट लेक्चर किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुके थे, और आज हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को और उसके कॉन्सेप्ट्स को, और आगे आने वाले और कॉन्सेप्ट्स को भी। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूंगी। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से सुनना। आर द पॉइंट्स M -3, -4, A 0, and G 6, 8 on the straight line? Suggest a method to check this without plotting and joining the points. अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि ये जो 3 पॉइंट्स है, एक है M, एक है A और एक है G, क्या ये तीनों पॉइंट्स एक सिंगल लाइन पे आ रहे हैं? अगर हाँ, तो मुझे एक मेथड सजेस्ट करो जिससे मैं पता करूं कि ये कैसे आ रहे हैं। तो इसमें मैं एक आप लोगों को सिंपली अब एक क्राइटेरिया सुनते हैं, ठीक है। मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो समझने के लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो एक स्ट्रेट लाइन है जिसके एंड पॉइंट है हमारे पास A और दूसरा है हमारा कौन सा B, और बीच में मान लेते हैं कोई भी एक पॉइंट है हमारा C, और एक और पॉइंट मान लेते हैं हम, क्या नाम है उसका, D। तो ये 4 पॉइंट्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, और ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, स्टीप्ड लाइन दिख रही है, कोई बात नहीं। तो A B, अगर मैं एक तरह से बात कहना चाहूं तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि पूरी लाइन सेगमेंट AB कैसे बनी होगी, जब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में प्लस किया होगा। जो छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं उनको क्या किया होगा, ऐड किया होगा, लाइक AC प्लस CD प्लस BD। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, और इसी चीज को हम बोलते हैं क्या, कोलिनियर पॉइंट्स। और इसकी डिफाइन क्या बनती है, 3 से ज्यादा पॉइंट्स जब एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, 3 से ज्यादा। अब तुम देख सकते हो इसमें 4 है, और हाँ, हमेशा 3 से ही शुरुआत होगी, 3 हो सकते हैं। अब तुम भी देखो, इसमें भी 3 पॉइंट से ही शुरुआत करी है। तो जब 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन याद रखना, तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके की बनती है। बड़ा वाला डिस्टेंस बराबर होता है छोटी छोटी डिस्टेंसेस के प्लस के। तो हमें भी इसमें यही चीज करनी है। अब हमें ये पता है नहीं कि ऑर्डर क्या है, क्या पता M हो, क्या पता G लास्ट पॉइंट हो, या फिर A मिडल पॉइंट हो, कुछ भी हो सकता है। क्या पता A स्टार्टिंग में हो, M मिडल पॉइंट हो, कुछ भी। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। एंड डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे M A की डिस्टेंस। तो M A कैसे निकलेगा, -3 और 0। क्या सिखाया है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 मतलब 0 माइनस, और ये -3 प्लस का 3 हो जाएगा। चलो उसे सेकंड स्टेप में सॉल्व करेंगे। देन 0 - -4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोगों को जल्दी से सॉल्व कर देना है, इसका आंसर बताना। 0 - +3, और 0 + 3 होता है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 9। सेम है जिसमें करेंगे 0 + 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 16। देन क्या करना है, 9 और 16 कितना होता है, रूट में 25, और आंसर मेरा आ जाएगा 5 यूनिट्स। तो मैंने पहली डिस्टेंस से सॉल्व कर दी। अब बारी है दूसरी की, MA कर दी, अब AG करेंगे। तो AG = फिर क्या करना है, AG में भी आप लोगों को इसी तरीके से फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो मैं इसको तो इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है, और बाकी इसको अब आप सॉल्व करो बिना वीडियो को देखे, मतलब चले रहने दो, बट अपना आंसर जल्दी से सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं MG कर देती हूँ सॉल्व, ठीक है। तो MG के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगी 6 + 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस 8 - 4, लेकिन वो माइनस माइनस है तो इसमें +4 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, रूट लगाओ। 6 + 3 9 का होल स्क्वायर 81, 8 + 4 12 का होल स्क्वायर 144। अब यहाँ से इसको देखेंगे तो कितना बैठेगा, ये 225, और सॉल्व करेंगे तो 15, रूट में 225, और सॉल्व करेंगे तो 15 यूनिट्स, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर होता है।
देन लास्ट इज mg। अब mg का निकालो, तो mg इज इक्वल्स टू, फिर से इसमें वही क्राइटेरिया, वही मेथड, वही फॉर्मूला लगाना है 6। तो फिर ये जो 15 यूनिट्स आया है ये है हमारा mg, क्योंकि मैंने यहाँ पर m के और g के कोऑर्डिनेट्स यूज करे हैं। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर कौन सा, ag। तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना बनेगा, अंडर रूट में 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल्स टू 100। तो ये किसका होता है, 10 यूनिट्स होता है। अब देखो पहचानेंगे कि कैसे कि ये वाली यूनिट, ये वाली डिस्टेंस सबसे बड़ी है। बहुत सिंपल है, इसको देखो, डायग्राम को देखो, डायग्राम में सबसे बड़ी डिस्टेंस कौन सी लग रही है, अभी हमें ए भी लग रही है, लेकिन वो तो देख के पता चला ना, तो इसमें कैसे पता चलेगा, इसमें तो कोई डायग्राम भी नहीं है। तो यहाँ पर तुम देखो एम ए, एम जी और ए जी में से सबसे बड़ा नंबर किसके पास है, ऑब्वियस सी बात है एम जी के पास है। तो एम जी सबसे बड़ा जो है वो हमारे एंड पॉइंट्स पर लोकेटेड है, लाइन के एंड पॉइंट्स पर। तो अगर मैं बात करूंगी तो एम जी क्या है हमारे इज इक्वल्स टू से पहले, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम ए प्लस ए जी मिलके क्या बनाएंगे, इसको इक्वल करेंगे। चेक कर लेते हैं, तो एम ए कितना है हमारा 5 प्लस ए जी कितना है हमारा 10 और एम जी कितना है हमारा 15। तो 15 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5 15। इसका मतलब हमने आंसर सही निकाला है। ये हमारे कॉलिनियर पॉइंट्स है, लेकिन देखने का था कि क्या mg बड़ा है तो इसको इक्वल्स टू में रखो और बाकी दोनों को ऐड कर दो। और अगर डायग्राम बनाने की बोले तो डायग्राम ये कर दो, यहाँ पर बना दो क्या m और g और बीच में कहीं बना दो क्या a। ठीक है, तो a को हम नीचे बना देंगे। तो mg प्लस करके किसका बनेगा, ma को प्लस करो और ag को प्लस करो। तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। और ये एक तरीका भी आ गया, जब भी कोलिनियर पॉइंट्स बोले तो सिर्फ इस इक्वेशन को याद रखो। ठीक है, बड़ी वाली डिस्टेंस बराबर होती है छोटी दो डिस्टेंसेस या फिर जितनी भी डिस्टेंसेस उनके प्लस के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 मैं रीड कर देती हूँ और आप लोग भी रीड करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है और जिसके पास बुक नहीं है उसको तो यहाँ पर या फिर कहीं पर भी क्वेश्चन भी दिख ही रहा होगा, तो आप लोग भी रीड करो। यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6, मतलब प्रॉब्लम 6 में जो तुम लोगों ने मेथड यूज किया है ना उसी मेथड को दोबारा यूज करो। फिर क्या निकालने को बोला, टू चेक इफ द पॉइंट्स आर बी एंड सी, मतलब ये चेक करना है कि जो पॉइंट्स है आर बी और सी ये तीनों क्या हैं, आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये तीनों सेम स्ट्रेट लाइन पर है, तो मतलब वही कॉलिनियर पॉइंट्स। नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर्स। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि ये जो तीन कोऑर्डिनेट्स है आर एम और सी, तो आप लोग भी कोऑर्डिनेट्स लिख लो और मैं भी कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ कि कौन कौन से वो कोऑर्डिनेट्स हैं। आर है हमारा -5, -1, डी है हमारा डी है -2, -5 और सी है 4, -12। तो यहां से हमें ये प्रूफ करना है या फिर ये चेक करना है कि क्या ये कोलिनियर है या फिर नहीं है। तो सिंपली अब मैं आप लोगों से ये बोलूंगी कि सिर्फ आप लोगों ने पढ़ लिया ना कि क्वेश्चन क्या है और वैल्यूज भी लिख ली, अब सारा ध्यान नोटबुक में लगाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा मिलता जुलता है पिछले वाले से। अगर ये नहीं किया तो इसका मतलब तुम्हें पिछला वाला भी समझ में नहीं आया और वो बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर नहीं आ रहा ये क्वेश्चन सॉल्व करने तो पीछे जाओ, उसको दोबारा समझो कि कैसे क्या हुआ है, देन इसको अटेम्प्ट करो। और फिर मैं यहाँ पर अटेम्प्ट करवा देती हूँ और अब आप देख लो। तो यहाँ पर हमें सिंपली क्या निकालनी है, कोलिनियर पॉइंट्स प्लॉट करने हैं ना, तो आप लोगों को पहले क्या करनी है, डिस्टेंसेस फाइंड करनी है। सो यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट आरबी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, डायरेक्टली कर रही हूँ। फॉर्मूला तो आप लोग को याद है ना, तो वो अब आप अपने नोटबुक में लिखो। तो -2 और -5 नहीं, वो +5 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस -5 और वो -1 नहीं, +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। और लिख दो अंडर रूट में कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये -4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारा कितना आ जाएगा √25 मीन्स 5 यूनिट। नाउ नेक्स्ट डिस्टेंस आर भी निकल गई, अब BC निकाल देंगे। तो BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट में तो 4 - 2 नहीं 4 + 2 का होल स्क्वायर,
क्योंकि ये वाला माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस मिलके प्लस हो जाता है। फिर -12 और -5 नहीं, +5 का होल स्क्वायर। अब इसको देखो क्या आएगा, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, और ये कितना आएगा -7, प्लस करे स्क्वायर करेंगे तो 49, और प्लस का स्क्वायर होता है जब भी रूट में क्या, जब भी स्क्वायर किसका होता है, माइनस वाली वैल्यू का होता है। इनको जब ऐड कर देंगे तो हमारा ये आएगा 85। तो 85 को हम अगेन नहीं कर सकते फैक्टराइज, तो इसको हम इतना ही लिख देंगे 85 यूनिट्स। नाउ नेक्स्ट हम निकालेंगे हमारी वैल्यू आरसी की। तो आरसी निकालने के लिए फिर से वही मेथड अप्लाई करो, तो 4 + 5 का होल स्क्वायर प्लस -12 + 1 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 4 + 5 9 का स्क्वायर 81 प्लस -12 + 1 का -11 का स्क्वायर 121। और जब हम इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा रूट में 202 यूनिट्स। अब एक मुझे बात बताओ, देखो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है ना जिसके आंसर सॉल्व हो सकते हैं, फैक्टराइज हो सकते हैं, वो देख के ही पता चल जाता है, लेकिन इसको तो देख के भी नहीं पता चल रहा। कैसे, √85 है, कैसे √85 कब बनता है, 85 कब बनता है, 17 5 सा 85 होता है, तो 17 और 5 हमारे रूट में आएंगे, बट इसका तो कोई पेयर ही नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये हुआ √85 को भी √85 ही लिखेंगे, चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 5 साल हो जाए, कितने भी साल हो जाए। और सेम एज √202 है, तो ये इसके भी मुझे नहीं लगता कोई फैक्टर बनेंगे। क्यों, पहले से 2 से डिवाइड करो, 101 हो जाएगा। 101 किससे डिवाइड होगा, किसी से नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर है, खुद से डिवाइड होगा, तो ये भी रूट में रखा रहेगा। अब अच्छा ये चलो ठीक है, देख लेते हैं सबसे बड़ी डिस्टेंस कौन सी है। अब इससे बात है आरसी लग रही है, तो अगर मैं बात करूं तो आरसी को ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड करके आरसी बनेगी। ये हम कह रहे हैं, ये हमारा फॉर्मूला कह रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो ये पता चला ये तो बिल्कुल नहीं बन रहा कुछ भी। तो ये देखो, ये रूट में 202 है, आर भी कितना बना 5 प्लस ये कितना बना रूट में 85, जो कि कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इन्हें हम कभी भी इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि ये खुल ही नहीं रहे हैं। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, नो दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। यहां से हम कह सकते हैं कोलिनियर पॉइंट्स है ही नहीं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया होगा कि बोला क्या है, तो मैं भी रीड कर देती हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, मतलब हमें ओरिजिन को यूज करना है एक वर्टेक्स की तरह। किसका वर्टेक्स हो सकता है वो हम चेक कर लेते हैं। प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ, प्लॉट करना है वर्टिसेस को किसके, सबसे पहला पार्ट, इस क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट। ऑब्वियसली इसमें 2 पार्ट हैं, तो पहला है अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब ये कह सकते हैं हम कि हमें एक ओरिजिन को या फिर ग्राफ है उसमें ओरिजिन को एक वर्टेक्स माना है और वहां से हमें क्या प्लॉट करना है, एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना, मतलब प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है ग्राफ बनाना पड़ेगा, कार्टेशियन प्लेन। आप लोग भी बनाओ, मैं भी बना रही हूँ। अब ध्यान से देखो, मैंने बना दिया ग्राफ, आप लोगों ने भी बना दिया होगा। अब पहले ना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, तो ओरिजिन को एक वर्टेक्स यूज करना है, ठीक है। तो मैंने इसको एक वर्टेक्स बना लिया, समझ में आ गया। प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब हमें एक ऐसा ट्राइंगल प्लॉट करना है जो राइट एंगल भी है और जो आइसोसेलेस भी है। अब आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप लोग अपने दिमाग में या फिर वहीं जहां पर बैठे हो वहीं पे बोल दो क्या होती है, बोल दिया। अब मैं बता देती हूँ। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और अगर उसके साथ राइट जुड़ जाए तो इसका मतलब क्या, 2 साइड्स तो इक्वल हैं, साथ ही एक एंगल हमारा राइट एंगल है। तो अगर मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँ छोटा सा, तो ये हमारा क्या है, आइसोसेलेस है।
ये वाली और ये वाली साइड क्या है, इक्वल। ये वाले और ये वाली साइड क्या है, इसमें इक्वल है और एक राइट एंगल भी है। अब देखो जरूरी नहीं है ना कि ये राइट एंगल हो, अगर मैं ऐसे बना दूं इसको तो क्या ये आइसोसेलेस नहीं है, क्योंकि ये वाली और ये वाली साइड इक्वल एंड ये 90। अब देखो इक्वल करने का मतलब क्या होता है, यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी क्या है, इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है। सेम एज यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी इक्वल है। तो इसने बोला है एक पॉइंट को ओरिजिन मान लो, तो मान लो अगर मैं 90 वाले पॉइंट को ओरिजिन मान लूं तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना लेते हैं। तो मैंने इसको ओरिजिन मान लिया, ठीक है। अब यहां से चाहे तुम देखो कुछ भी बना सकते हो, चाहे तुम क्वाड्रेंट 4 में बनाओ, थर्ड में बनाओ, सेकंड में बनाओ, फर्स्ट में बनाओ, बस डिस्टेंस इज इक्वल रखना। तो मैं फोर्थ में बना रही हूँ, इसलिए मैंने फोर्थ के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। तो यहाँ से मैं चाहती हूँ 5 तक मैं ले लूंगी, ठीक है, मतलब 5 तक डिस्टेंस में रखूंगी। तो अगर मैं बोलूं ये एक ए कोऑर्डिनेट है, मतलब ए पॉइंट है और एक ही हमारा क्या है, ए पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट मैं वाई पर लेना चाहूंगी, वो भी कितना लूंगी, 5 ही लूंगी, और ये हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। बस अब हमें इन्हें ज्वाइन कर देना है। तो मैं जब यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगी तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल, और मैंने बना दिया ये, ठीक है। तो इसने बोला था यूजिंग ऑरिजिन एज अ वर्टेक्स, तो ये मैंने पहला पार्ट कंप्लीट किया है। सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ, मतलब एक आइसोसेलेस भी ही बनाना है, एक वर्टेक्स इसका क्वाड्रेंट थर्ड में और दूसरा क्वाड्रेंट फोर्थ में है। तो और ये ध्यान से सुनना कि हमें नहीं बनाना राइट एंगल, हमें सिर्फ बनाना है आइसोसेलेस। तो दोबारा से हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, या फिर हम इसको इस पे भी प्लॉट कर सकते हैं, बट कंजेस्टेड एरिया से क्या होगा, जब हमारे समझ में नहीं आएगा या फिर एग्जामिनर के समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको दोबारा बनाऊंगी और आप लोग भी बनाओ। और ध्यान रखना क्वाड्रेंट थर्ड और फोर्थ स्पेशली बनाना। ठीक है, आप लोगों को दिख गया होगा, मैंने यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बना दिया। अब ये हमारा था फर्स्ट पार्ट, और ये है हमारा कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट थर्ड में ये रहा, क्वाड्रेंट फोर्थ में ये रहा। इसने बोला है इक्वल डिस्टेंसेस रखनी है, तो हम एक काम कर देते हैं, मान लो राइटिंग आइसोसेलेस बनाना है, ठीक है। तो मैं अगर इसको आइसोसेलेस बनाऊं तो मैं यहाँ से कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रही हूँ कि मेरी ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है, मैं इसे मान के चल रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने जो चैप्टर अभी तो कहाँ पढ़ा होगा, छोड़ो, देखो इसमें क्या होता है, दो साइड्स हैं वो इक्वल है हमारे, ठीक है। तो हमें दोनों तरफ ना ग्राफ पे जहां पे भी प्लॉट करेंगे ना, दोनों तरफ इक्वल लेना पड़ेगा मेजरमेंट्स। कैसे, एक क्वाड्रेंट थर्ड में लो, एक क्वाड्रेंट फोर्थ में लो। मान लो मैंने एक प्लॉट पॉइंट कर लिया है -4, -4 पे, तो मैं प्लॉट कर देती हूँ। तो ये है हमारा एक पॉइंट जो मैंने प्रिडिक्ट कर लिया है, मान लिया है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ना मैं ओ मान लेती हूँ, ऑरिजिन मान लेती हूँ। तो यहाँ से जब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी तो ये हमारी एक लाइन बन जाएगी। आई नो थोड़ा कर्व है, बट आप लोग सही बनाना, क्योंकि आपके पास तो सारे रिसोर्सेस से स्केल भी है। तो ये हमारा ओ है, ये हमारा ए है, ठीक है। अब ये मुझे कैसे पता चला कि इतनी डिस्टेंस में मेजर, वो हमने मान लिया ना, मान लो। अब उसने तो कुछ एग्जैक्ट तो पॉइंट बोले नहीं है, तो हमें मान के करना पड़ेगा। तो ये मैंने मान लिया। अब मुझे ना इसी की जैसी सेम यहाँ पर ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब पता है कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से मैंने पॉइंट लिए हैं -4, -4, मतलब x से भी -4, y से भी -4 डिस्टेंस है। तो यहाँ से भी हमें ना उस वही चीज फॉलो करनी पड़ेगी। x से देखेंगे तो ये फिर से -4 है, और y से देखेंगे तो +4 है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब इसको हम कर देंगे जॉइन। तो ये हमारा बी वाला पॉइंट हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया जो लास्ट है, और इसको भी अब कर दो क्या, जॉइन। तो अब इसी बात है, ये -4 से होके जाएगा। हाँ थोड़ा सा हो चुका है, इसमें आ चुका है, इधर से बहुत ज्यादा सही लग रहा है और इधर से बहुत पतला लग रहा है। तो
अब आपके पास तो स्केल है तो आप लोग इसे अच्छे से बनाओ, लेकिन हाँ बनेगा ऐसे ही। और कैसे पता चला कि ये हमारा है, तो यहाँ से ही ना शो कर देना कि ओ ए हमारा किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल, ओ ए हमारा ओ बी के इक्वल। और अगर आप चाहो कि पता नहीं करवा दिया होगा कुछ भी, मैं कैसे मान लूँ कि ये हमारा आइसोसेलेस है, तो एक काम करना, ओरिजिन के पॉइंट्स कितने ओ है और ए के कोऑर्डिनेट्स ये तो पता चल गया होगा ना निकालना, अगर आप लोगों ने कॉन्स्टेंटली मेरी वीडियोस देखी है तो ओ ए की डिस्टेंस निकाल लो, सेम एज ओ बी की डिस्टेंस निकालो। मैं कह सकती हूँ, मैं बेट लगा सकती हूँ, अगर डिस्टेंस इक्वल ना आए तो जरूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमने प्रूफ कर दिया, प्रूफ नहीं मतलब सॉल्व तो कर दिया और साथ के साथ मैंने प्रूफ भी कर दिया। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है 9। देखो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 को कराने से पहले ना मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखा देना चाहती हूँ जिसका नाम है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अभी तक नहीं पढ़ा ना, तो ये क्लास 10th का है बट आ चुका है आप लोग के 9th से। बहुत अच्छी बात है ना, अभी से प्रैक्टिस करोगे दिमाग में बैठेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला ये होता है, इसको हम ऐसे करते हैं। अभी तो एक और फॉर्मूला रह गया है, तो 10th क्लास में बहुत आसानी पड़ेगी। मेरे अकॉर्डिंग तो एनसीईआरटी ने थोड़ा सा सिलेबस एक्सटेंड करके बढ़ा के बहुत अच्छा किया, क्योंकि 10th में फिर नया नया सिलेबस आता है। अकॉर्डिंग टू मी ट्रिग्नोमेट्री भी बढ़ा देनी चाहिए थी, थोड़ी सी तो बढ़ा देनी चाहिए थी। तो अब जब नया नया 10th आएगा तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी कि ये कौन सा चैप्टर आ गया, एपी और ट्रिग्नोमेट्री कौन से चैप्टर है। तो ये अच्छी बात है कि उसने 9th में ही इसको एक्सटेंड कर दिया और सेम एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कर दिया है। तो अभी से इसको अच्छे से कर लोगे ना तो 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अब पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। पहले मैं लिख देती हूँ और आप लोग भी हेडिंग डालो मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूले का मतलब है, मान लो हमारे पास दो पॉइंट्स है जिन्होंने मिला के एक लाइन सेगमेंट बना दिया, तो एक ए और एक हमारा बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब इन दोनों ये दोनों जो पॉइंट्स है ना, अब सिंपल सी बात है, जरूरी नहीं है कि जैसे कि मान लो हमारा ग्राफ है तो वो पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब होगी ही स्ट्रेट लाइन होगी। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, मतलब फिर तो वो कुछ और ही है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बन गई, तो इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जो आके इनकी जगह मतलब इनके बीच में जाके रह गया, बस गया है। तो अगर मैं मान लेती हूँ तो वो पॉइंट करीब यहाँ पर होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मिड पॉइंट की, तो मिड पॉइंट तो बीच में लिखना बनता है ना। तो ए बी और इसको हम मान लेते हैं क्या, ओ। तो O इज आ मिड पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने माना है ना ये x1 और ये y1, तो B को भी हम मान लेंगे ये x2 और ये y2, और O को हम मान लेंगे x, y, जो हमें निकालने होते हैं। अब पता है इसमें क्या है, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, मतलब क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला ये सुनना ध्यान से। ये जो O है ना, ये हमारा मिड पॉइंट है A और B का, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर O मिड पॉइंट है तो जो OA डिस्टेंस है वो हमारी बराबर होनी चाहिए OB डिस्टेंस के। भाई ये तो यूनिवर्सल है कि जो मिड पॉइंट होता है वो दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो ठीक है ये बराबर होना चाहिए, ये क्राइटेरिया फॉलो करता है। तो OA हमारा बराबर होगा किसके, OB के, ये सही है। और क्या है, जो x, y है वो आएंगे कहाँ से, वो इन दोनों मिड पॉइंट्स के दोनों कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके हाफ करके आएंगे, ठीक है। तो हम ना निकाल देते हैं, जैसे कि मान लो मैं O के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूँ x, y, तो सबसे पहले मुझे x को निकालने के लिए प्रयास करना है। हम करेंगे x1 प्लस x2, मतलब x वाले दोनों को प्लस करो और हाफ कर दो, और y के निकालने के लिए भी दोनों y को प्लस करो और y के निकालने के लिए दोनों को प्लस करो और हाफ करो। तो ये हमारा हो गया x और y निकालने का तरीका, क्या, कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका मिड पॉइंट्स के। अब करते हैं क्वेश्चन। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो समझा दिया था ना, अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 करना है कि है क्या। तो मैं पहले रीड कर दूं क्वेश्चन और आप लोग भी ध्यान से सुनना, ठीक है, और पढ़ना भी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, द फॉलोइंग टेबल, दिस टेबल shows the coordinates of points S, M and T। तो ये पॉइंट्स हमारे कुछ S, M and T, और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट्स है, टोटल 4 पॉइंट्स है। मतलब S चेंज हो गया, कभी M चेंज हो गया, कभी T चेंज हो गया। तो इसमें क्या बोला है फिर, इन ईच केस स्टेट वेदर M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ST, जस्टिफाई और आंसर। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं। इसने बोला है तुम लोगों को ये प्रूफ करना है कि इसमें जो M है, M क्या ये इन दोनों का मिड पॉइंट्स है। कैसे प्रूफ करेंगे, हमने क्योंकि ये फॉर्मूला पढ़ चुका है तो अब हम इसका यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे,
तो पहले ध्यान से सुनो, m को हमें s और t का मिड पॉइंट चेक करना है, यस और नो का आंसर देना, शो नहीं करना। तो पहला मैं बता देती हूँ पहला क्या है। तो पहला पार्ट करेंगे हम यहाँ पर। अब देखो m ऑलरेडी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब अगर मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करना चाहूँ तो यहाँ पर कौन से मिड पॉइंट निकाले गए थे, m के, और यहाँ पर m के मिड पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है, कितने हैं 0,0। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ना मैं इसकी जगह ही वैल्यूज पुट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 0,0, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, देखो इधर x1 प्लस x2, ये x1 और x2 आते कहाँ से हैं, पहले और उसका जिसके बीच का मिड पॉइंट होता है ना, उन दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को प्लस कर दो। तो ये m इनके बीच का है, हम मान रहे हैं, तो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को प्लस कर दो। तो ये -3 और +3, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी -3 और +3, और इनको हाफ भी करना है, हाफ करना मत भूल जाना। देन लास्ट y कोऑर्डिनेट्स के लिए दोनों को प्लस करो और हाफ कर दो, मतलब 0 + 0 को प्लस करो और हाफ कर दो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 0 + 0 और हाफ। अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, ये 0,0 हमारे मिड पॉइंट से, ठीक है। -3 + 3 0, 0/2 0, 0 + 0 0, 0/2 0। मतलब ये हुआ कि s जो है, सॉरी m जो है वो भी s और t का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे आंसर में, यस, क्या लिख देंगे, यस, यस m इज द मिड पॉइंट। मतलब ये कि हाँ m क्या है हमारा इस वाले केस में मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ s t पूरा लिख दो, ठीक है। कोई ऐसे टाइम तो नहीं जा रहा ना, अच्छे एक्सप्रेशन दोगे तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पर ना ये सॉल्व हो चुका है कि पहले m को किसके बराबर, दोनों को प्लस के हाफ के बराबर रख दो, और दोनों कोऑर्डिनेट्स के, x के भी और y के भी। अब उसके बाद ना एक बार देखो, सेकंड वाला खुद करना, थर्ड वाला मैं करा देती हूँ, ठीक है। तो थर्ड वाले के लिए स्पेस है तो ये कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि मैं थर्ड वाला पार्ट करा रही हूँ। मिड पॉइंट्स को हम हमेशा पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 0,5 इज इक्वल्स टू, और किसके प्लस के बराबर, 0 + 0, और अपॉन में क्या आएगा 2, 0 + 10, लेकिन वो तो माइनस का 10 है तो इसलिए -10, और अपॉन में 2। क्या कर देंगे, प्लस करके हाफ कर दो, तो ये 0,5 इज इक्वल्स टू 0 + 0 0, अपॉन में 2 0, 0 -10 -10 का हाफ माइनस का 5। तो ये भी तो, अरे दोनों मैंने दोनों वो सारे सॉल्व कर दिए जो कि हमारे मिड पॉइंट्स है। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड और फोर्थ जरूर मिड पॉइंट नहीं होगा, इसका आंसर तो नहीं होने वाला है। तो थर्ड वाले का भी आप लोग आंसर लिख देना, यस, ठीक है, और बाकी लैंग्वेज लिख देना। फिर इसने पता नहीं क्या बोला है, एक और टेबल में लिखा है रीजन फॉर योर आंसर, रीजन दो। आई जस्ट थिंक कि रीजन, आई थिंक इसका मैं जो मानती हूँ वो ये हो सकता है कि जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला, इसकी वजह से हमारा आंसर आया है। तो हम इसके रीजन में फॉर्मूले को लिख सकते हैं, अगर नहीं तो मैं इसको आपको जरूर बताऊंगी कि हम क्या लिख सकते हैं रीजन में, ठीक है। तो अब ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके जो 2 पार्ट्स रह गए ना उसको आपको कंप्लीट करना ही करना है। बाकी रीजन की जो बात है ना वो मैं कह सकती हूँ आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है, आप इसको छोड़ सकते हो क्योंकि इतना ज्यादा ये मैंडेटरी नहीं है। तो अब जब ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों से सॉल्व हो चुका है, तो अब मैं बढ़ना चाहूंगी क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, एक और क्वेश्चन देखो, 9th वाले क्वेश्चन में नीचे लिखा है टेबल के नीचे, व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ st कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m एंड मैम st। तो जो हमने यहाँ पर जिस तरीके से आंसर फॉलो निकाला था ना वही हमारा कनेक्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोला है, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b गिवन दैट m -7,1 इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। तो पहले मैं लिख देती हूँ कि क्या क्या दे रखा है। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमारा दे रखा है m इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b लाइन सेगमेंट, मतलब m हमारा मिड पॉइंट है a और b का। तो बस हमें फिर से यही वाला क्राइटेरिया फॉलो करना है। अब ध्यान से सुनो, जब भी कोई भी फॉर्मूला बनता है ना तो वो हर एक चीज को निकालने के लिए बनता है, ये नहीं कि सिर्फ मिड पॉइंट निकाल लो, उससे मिड पॉइंट दे रखा हो, एक कोऑर्डिनेट दे रखा हो, दूसरा कोऑर्डिनेट निकाल दो
तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है। तो एक बात याद रखो, जो फॉर्मूला बनता है जिस चीज को निकालने के लिए, वो हमेशा उस चीज के लिए बनता ही नहीं है, वो हर एक चीज को निकालने के लिए बनता है जो उसमें यूज होती है। तो यहाँ पर हम m तो दे रखे ऑलरेडी, तो m को कोऑर्डिनेट्स को हम वहीं पर रखेंगे जहां पर उनकी जगह है, जैसे कि यहाँ पर तो -7,1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। इज इक्वल्स टू में क्या आता है, x1 + x2 अपन में 2, और x1 x2 हमारे a और b के हैं, तो 3 + x y का लिख देती हूँ, तो -4 + y और अपॉन में 2। अब ध्यान से सुनना, जब आप x को सॉल्व करते तो x आता है, y को सॉल्व करते तो y आता है। तो ये मिड पॉइंट -7 कैसे आया होगा, जब आपने इसको सॉल्व किया होगा। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि -7 हमारा पूरे x के बराबर है। तो मैं यहाँ से ये लिख देती हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। तो -7 = 3 + x अपॉन में 2, सॉल्व करो, 2 का इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -14, और = 3 + x, 3 इधर जाएगा तो माइनस का 14 - 3 = x की वैल्यू कितनी आ गई, -17। अब y की बारी, तो y के लिए भी हम 1 को इसके बराबर रखेंगे, तो 1 = -4 + का y और अपॉन में 2, 2 1 जा 2 = -4 + का y, -4 इधर जाएगा तो +4 और y के बराबर, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 6। तो यहाँ पर ना मैंने x और y भी निकाल दिए, तो नीचे ना ये लिख देना b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x की वैल्यू -17 और y की वैल्यू हमारी 6। तो ये है हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। और देख लेते हैं कि क्या पता कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया हो, जैसे 9th में पूछ लिया था कैन यू फाइंड, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कुछ अटपटा और कुछ चटपटा भी। उसमें बहुत सारे फॉर्मूले नहीं कह सकते हम, लेकिन एक ऐसा ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला यूज होगा ना जो क्लास 10th में भी आता है और जिससे सारे क्वेश्चन बनते हैं। तुम लोग इसको अभी से पढ़ लोगे ना, तो क्वेश्चन 10th के, वो क्लास 10th के जो क्वेश्चन आएंगे, जो स्टार्टिंग में हमें ऐसे लगते पता नहीं क्या आ गया, बस फॉर्मूले का ही तो यूज करना है, तो आप लोगों को ना तब यही लगेगा कि अरे ये तो बहुत ईजी है, इसमें सिर्फ फॉर्मूले का यूज करना है। तो बस ऐसे ही यहाँ पर मैंने कंप्लीट करा दिया है क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब इसके आगे आने वाले जो 6 क्वेश्चन रह गए हैं ना, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कराएंगे और वहीं पर अपने कर देंगे चैप्टर को क्लोज। तो थैंक यू।